हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको सीटेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक वैज्ञानिक विधि है। बी, यह विधि बहुत जटिल होती है। सी, यह सरल और सस्ती होती है। या डी, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो देखिए, केस स्टडी जो होती है, जो केस अध्ययन विधि होती है, उसके संबंध में आपसे पूछा भाई ये नहीं जो होता है, देखिए नहीं को बहुत ध्यानपूर्वक देखना आपको। आप नहीं पढ़ते और आज जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं, तो ये नहीं जरूर पढ़ना है। तो इसमें क्या नहीं है, देखिए ये बहुत जटिल होती है। ये जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है केस स्टडी के संबंध में। जबकि केस स्टडी जो है वो एक वैज्ञानिक विधि भी है, सस्ती और सरल होती है और यह कारण का पता लगाकर उन जो समस्याएं होती हैं, जो कारण होते हैं, उनका निदान भी करती है। ठीक है, लेकिन जो यह विधि बहुत जटिल होती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। बी, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। या डी, यह सभी के लिए एक समान गति से नहीं होता है। अब देखिए, आपसे पूछा विकास, जो विकास का सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार इनमें सत्य कथन यानी कि सही ढूंढना आपको। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। जब भाई बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, विकास की प्रक्रियाओं के बीच संबंध होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। भाई विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बॉम्ब टू टॉम चलता है विकास, डेवलपमेंट विकास आपका, है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, विकास हमेशा रेखीय होता है। नहीं भाई, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब है भाई कि जो बच्चा, अलग अलग बच्चे हैं भाई, सभी बच्चों में या सभी भाई बच्चे होते हैं, सभी जब जन्म लेते हैं तो विकास वहीं से स्टार्ट होता है। तो सभी में जो विकास की गति होती है वो समान नहीं होती। अब देखिए उदाहरण के लिए, कोई दोनों बच्चे मान लीजिए एक साथ पैदा हुए, एक ही दिन पैदा हुए, ठीक है, तो उनमें जो शारीरिक विकास किसी में तेज होता है, किसी में मंदा होता है, किसी में जो आपका मानसिक विकास तीव्र होता है, किसी में थोड़ा धीरे होता है, या उसकी प्रोसेस आगे पीछे रहती है। एक समान गति से नहीं सीख पाते, एक समान गति से नहीं होता उनका विकास। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए, वातावरण के प्रभाव के कारण। बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। या डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए व्यक्तियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है, एक दूसरे से भिन्नता होती है, किसी ना किसी रूप में भी, किसी भी रूप में हो सकती है। रुचि में हो सकती है, शारीरिक विकास में हो सकती है, मानसिक विकास में, उसके बौद्धिक विकास में, उसके हाव भाव में, उसके विचारों में, है ना, वो कहीं कहीं भी हो सकती है। तो जो दूसरों से भिन्नता होती है वो क्यों होती है, आपसे ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। जो आपका वंशानुक्रम, आपके माता पिता के साथ जो आपके जीन्स पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वो, और आपका आसपास का वातावरण जो होता है, उसकी जब अंतः क्रिया होती है उन दोनों की, वहाँ से आपका जो व्यक्ति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? ये ले नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर क्या कहलाएगा, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए सीता है भाई, वो साइकिल चलाना जानती थी पहले से, उसका पूर्व अनुभव था, उसके आधार पर उसने स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव किया, है ना। तो वो क्या कहलाएगा ये पूछा आपसे। ऑप्शन नंबर ए, समावेशन। बी, संतुलन। सी, समायोजन। या डी, असंतुलन। तो देखिए वो कहलाएगा समायोजन, यानी कि उसने उन चीज़ों को समायोजित कर लिया है, उसने समायोजन किया है, अपनी जो पूर्व ज्ञान है उसका, पूर्व अनुभवों का समायोजन किया है उसमें स्कूटर सीखने के तरीकों में। तो बदलाव करके उसने सीखना चालू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, तो वो आपका समायोजन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए, प्याजे। बी, एरिक्सन। सी, कोहलबर्ग। या डी, बंडूरा।
तो देखिए यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी कोहलबर्ग। जो आपका नैतिकता का सिद्धांत दिया है भाई वो किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है नैतिकता का सिद्धांत, है ना। 3 चरण बताए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका कोहलबर्ग सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन डैश डैश। ऑप्शन ए कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, बी लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है, सी बिल्कुल नहीं किया जाता, या डी को सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। तो देखिए एक कोई बाल केंद्र शिक्षा है, उसमें जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन को एक सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। कैसा अंग माना जाता है भाई? अभिन्न अंग माना जाता है। मतलब जो मूल्यांकन है वो भी एक सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के अनुसार या 5 के आधार पर आप किस विद्यालय में होना चाहिए? भाई देखिए आपके पास कोई एक बच्चा है जिसको देखने में कुछ समस्या है, यानी कि सीधा सीधा दृष्टिबाधित बच्चा भी देखने में समस्या है, तो उसका दाखिला जो आपका एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, इसके आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? ऑप्शन ए नियमित विद्यालय, बी विशिष्ट विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, या डी एकीकृत विद्यालय। तो देखिए उसका दाखिला होना चाहिए आपका समावेशी विद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। समावेशी विद्यालय आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, समावेशी शिक्षा होती है, वो समावेशी विद्यालय में उसका दाखिला होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन ए यह सीखना कि कैसे सीखना है, बी रटकर सीखने की प्रक्रिया, सी पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, या डी मानकीकरण। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी 2020 वो किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है इन ऑप्शंस में से? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यह सीखना कि कैसे सीखना है। भाई आपको यह भी तो जानना होगा, यह भी तो सीखना होगा कि हमें कैसे सीखना है, तो ये इसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई एक शिशु का बुद्धि लब्धि 70 से 90 के बीच रहता है। मान लीजिए भाई कोई एक बच्चा है, कोई एक शिशु है, उसकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 के बीच है। कितनी है भाई? 70 से 90 के बीच है। तो तब ऐसे शिशु को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? यानी कि ऐसे बच्चे को, ऐसे शिशु को कौन सी श्रेणी में रखेंगे आप? ऑप्शन ए प्रतिभावान शिशु, बी धीमी गति से सीखने वाला शिशु, सी मूर्ख शिशु, या डी जड़ बुद्धि संपन्न शिशु। तो देखिए ऐसे शिशु को या ऐसे बच्चे को हम रखेंगे ऑप्शन नंबर बी धीमी गति से सीखने वाले शिशु में। जो बच्चा 70 से 80 90 बुद्धि लब्धि है, उसकी आईक्यू लेवल है 70 से 80, तो हम उसको धीमी गति से सीखने वाले के रूप में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए कवि, बी वाचक, सी राजनैतिक नेता, या डी शल्य चिकित्सक। अब देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि होती है जो उसको रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था क्या होती है, यानी कि जो शारीरिक गतिक, भाई शारीरिक भी है और गतिक बुद्धि दोनों हैं, तो वो आपकी शल्य चिकित्सक होती है। जो आपके सर्जन होते हैं आजकल, जो आपके भाई वो जिन्हें ऑपरेशन वगैरह सर्जरी करनी होती है, तो उनको शारीरिक जो गतिक बुद्धि है वो उसकी अंतिम अवस्था उत्कृष्ट तरीके से कर पाएंगे उस चीज़ को। बिल्कुल भी हाथ इधर उधर नहीं होना चाहिए। भाई सर्जरी में ऐसा ही होता है, बहुत ही शारीरिक गति बुद्धि उसमें तीव्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर शल्य चिकित्सक आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपनी माता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है? यह क्वेश्चन आपका सिगमंड फ्रायड से आपको पता होना चाहिए। देखिए 4 से 5 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपनी माता के प्रति तो प्रेम करता है और पिता के प्रति विरोधी भावना को प्रदर्शित करता है। तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी इलेक्ट्रा ग्रंथि, या डी ओडिपस ग्रंथि। तो देखिए अपनी माता के प्रति प्रेम और पितृ विरोधी भावना, तो ये होती है ओडिपस ग्रंथि के कारण, और ये होती है लड़के में, है ना। लड़के जो होते हैं उनमें होती है ओडिपस ग्रंथि। ये आपके एक तरह से जेंडर अपोजिट वाला काम हो गया। भाई लड़के हैं वो अपनी माता के प्रति प्रेम की भावना दर्शाएंगे, और लड़कियां जो होती हैं वो अपने पिता के प्रति प्रेम की भावना दर्शाएंगी। तो उसमें लड़कियों में होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कियों में कौन सी होती है, किसके कारण होता है वो? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम करके आंका गया है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी अहम केंद्रित वाक या डी विद्यार्थियों द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो देखिए भाषा विकास के सिद्धांत में जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने सबसे कम किसको आंका है भाई? सबसे कम आंका है उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को। किसको? सोशल जो इंटरेक्शन होता है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसको। जो सामाजिक अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा किन्होंने महत्व दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, जबकि जीन पियाजे ने इनको कम आंका है सामाजिक अंतःक्रिया को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जीन पियाजे पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लिंग डैश डैश है जबकि जेंडर डैश डैश है। ऑप्शन ए जैविक सामाजिक संरचना, बी सामाजिक संरचना जैविक, सी सांस्कृतिक सामाजिक या डी सामाजिक सांस्कृतिक। अब देखिए जो लिंग होता है वो होता है आपका जैविक। लिंग आपकी एक बायोलॉजिकल जो संरचना होती है, एक जैविक संरचना होती है, जबकि जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है। यानी कि जो जेंडर होता है वो आपका समाज के द्वारा बनाया गया होता है, वो सामाजिक संरचना होती है, जबकि लिंग आपकी जैविक संरचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिंग जैविक है जबकि जेंडर सामाजिक संरचना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बालकों में व्यक्तिक भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए माता पिता की मनोवृत्ति, बी बुद्धि, सी नस्ल या डी स्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने व्यक्तिक भिन्नता का नाम सुना होगा। अब व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है भाई? किसी ना किसी भी तरह से एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होता ही होता है। यह व्यक्तिक भिन्नता का नियम है, व्यक्तिक भिन्नता होती है ये। तो वो किसके कारण हो सकती है? वो माता पिता की मनोवृत्ति के कारण भी हो सकती है, बुद्धि के कारण भी हो सकती है, नस्ल के कारण भी हो सकती है और स्थान के कारण भी। वातावरण है, अब वातावरण यहाँ कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र में कैसा है, समतल जगह कैसा रहता है, तो उसके कारण व्यक्तिगत भिन्नता। तो भाई पहनावे में तो आई विभिन्नता एक तरह से भाई मान लीजिए आप ठंडी जगह रह रहा है कोई व्यक्ति, कोई जगह गर्म जगह रह रहा है, तो पहनावे में तो भिन्नता आई। तो वातावरण से भी आ जाती है, नस्ल से भी आ जाती है, बुद्धि से भी, इन सभी से व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक जिम्मेदार हैं ये उसके लिए। तो यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन सही हैं। देखिए ऑप्शंस बिल्कुल सभी सही हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एच टेट, जो आपका हरियाणा टेट होता है उसमें 2017 में पूछा गया था, और इसमें सभी को सही माना गया था, कॉमन अंक दिया गया था। तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पाठशाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए एक ही समय के में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, बी शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, सी शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी, ये सुधार नहीं है सुधार है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर पाठशाला आधारित जो मूल्यांकन होता है उसकी विशेषता होती है एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन करना, वो आप उसकी विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, सी प्रत्यक्षण शिक्षण व प्रत्यक्ष प्रश्न, डी विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए सबसे ज़्यादा सृजनात्मक उत्तर मतलब भाई सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जहाँ पर मौलिकता, नवीनता, विचारों की प्रवाहता, इन सभी को स्थान मिले, ये सभी विशेषता होती हैं उसकी। तो उसके लिए सबसे आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी खुले ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछिए आप। तो मतलब ओपन एंडेड मतलब एक ही क्वेश्चन का विभिन्न अनेक तरीकों से उसको सॉल्यूशन हो सकता है, या उस एक ही क्वेश्चन के अनेक जवाब हो सकते हैं। तो उसमें क्रिएटिविटी उभर कर आएगी। तो बच्चा क्रिएटिविटी का जो सृजनात्मकता है बच्चे की वो उभर करके आएगी। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, बी व्यक्तिक मतभेदों का ध्यान और सम्मान, सी विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, या डी वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो देखिए समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होता है भाई? समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। समावेशी शिक्षा ही तो कहती है कि सभी के लिए समान शिक्षा, एक ही छत के नीचे विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ बैठा करके शिक्षा दिया जाना, मतलब बिना किसी भेदभाव के। तो मतभेदों का ध्यान रखना और सभी का सम्मान करना, ये आपकी समावेशी शिक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गुणज वैफल्य मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है। ऑप्शन ए पाठ पढ़ना,
बी गणितीय गणना करना, सी आलोचनात्मक सोच या डी संचार कौशल। तो देखिए गुणज वैफल्य जो होता है मुख्य रूप से एक तरह से गुणज वैफल्य में क्या होता है, इसको डिस्कैलकुलिया भी कहते हैं। आपने सुना होगा डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये सभी। तो डिस्कैलकुलिया जो होता है ये गणितीय संबंधी जो गणना होती है उनसे संबंधित होता है, उनमें कठिनाई होती है बच्चे को गुणज वैफल्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। भाई देखिए कोई बच्चा है आपके पास, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे बच्चे को आपको अंग्रेजी सिखाना है, आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को बाध्य करेंगे। सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। या डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पॉजिटिव ढूंढना आपको। अब देखिए आप सीधे बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे तो ये तो गलत है भाई, बच्चा अंग्रेजी अभी सिखाना है बच्चे को, तो बच्चा थोड़ी जानता है। और आप अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, नहीं भाई बाध्य भी नहीं कर सकते। मातृभाषा बोलने से रोकेंगे तो सरासर गलत हो जाएगा। भाई मातृभाषा तो हमारी बहुत जरूरी है, बच्चे को मातृभाषा के साथ जोड़ करके तब आगे उसको शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। भाई उसकी मातृभाषा क्या है उसकी सहायता से धीरे धीरे उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर डैश डैश। ऑप्शन ए, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। बी, प्रभावी सीखने को सुसाधित करते हैं। सी, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। या डी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करते हैं। तो देखिए भाई परीक्षा की चिंता होती है और किसी बच्चे को असफलता का डर रहता है, तो ये सभी चीज़ें भाई सबके साथ होती हैं लगभग, है ना। तो ये क्या होती हैं, ये सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। बच्चा सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, सीख नहीं पाता, तो वो उसको क्योंकि पहले से प्रेशर है, असफलता का डर है, उसके मन में चिंता बैठी हुई है, तो वो सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।